नमस्ते, मैं समीर पल्लेतकर। 1857 का जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, उसका ये भाग 4 है। इसमें हम देखेंगे कि ये जो युद्ध या संग्राम था, उसका स्वरूप क्या था और क्या-क्या घटनाएँ हुई अ, उस स्वरूप को बनाने में। तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये बगावतें शुरू कैसे हुई। तो ये बगावतें शुरू हुई होता ऐसा था कि ये अलग-अलग जगह पे हुई। ये कोई संगठित या एक जगह पे नेतृत्व नहीं हो रहा था, जिसे सेंट्रल कमांड कहते हैं वैसा कुछ था नहीं, ये अलग-अलग जगह होती थी और वो एक एक प्रकार के सिग्नल से शुरू होती थी, बिगुल की आवाज़ या शाम को जो गन फायर होती थी उसकी आवाज़। तो उसके कारण शुरू हुई थी और जो सिपाही थे, वो पहले शस्त्रागार को या आर्मरी को उस पे कब्ज़ा करते थे और बाद में खज़ाने पे कब्ज़ा करते थे, ये होता था। और उसके बाद वो जितनी गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी, जेल थी, खज़ाना था, टेलीग्राफ ऑफ़िस था या बंगले होते थे अ, उन पे हल्ला बोलते थे। और जितने भी गोरे लोग थे, वो टारगेट बन जाते थे और अलग-अलग शहरों में घोषणाएँ की गई हिंदू, उर्दू और फ़ारसी में कि आप फ़िरंगियों के खिलाफ उठें और लड़ें। अ, जितने भी जितने भी साहूकार थे, जितने भी धनवान लोग थे वो सारे टारगेट बन गए क्योंकि ये सारे लोग अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे, ऐसा सोचा गया। और जितनी भी अथॉरिटी थी अ, उसके खिलाफ बगावत होने लगी। सो ये ऐसे करीब-करीब सब जगह बगावत शुरू हुई। दिल्ली उर्दू अखबार नाम का एक अखबार होता था दिल्ली में, उर्दू में प्रकाशित होता था और उसके प्रकाशक थे मौलवी मोहम्मद बकर। अ, उन्होंने 1857 जून 14 1857 में दिल्ली उर्दू अखबार में अ, एक आर्टिकल पब्लिश किया था और वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि सब्जियाँ जैसे साग, कद्दू, बैंगन ये मिल नहीं रहे थे। अरबी और आलू खराब हो गए थे। पानी मिल नहीं रहा था और जितने भी अच्छे लोग थे वो भी हरामखोर हो गए थे। और मौत, डिके और बीमारियाँ हवा में थी। तो उसके कारण बहुत मुश्किल परिस्थिति थी दिल्ली में अ, इस दौरान। उसके बाद सिपाही अलग-अलग जो क्षेत्र में सिपाहियों ने बगावत की, वो आपस में कैसे बात करते थे। तो ऐसा सोचा गया है कि उनके आपस के बीच कोई न कोई यंत्रणा थी बात करने के लिए। जैसे 7 अवध कैवलरी और 48 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के बीच अ, सिपाहियों की बातचीत होती रहती थी। यहाँ से मैसेंजर भेजे जाते थे, वहाँ से भेजे जाते थे और ये जितने भी मैसेंजर्स थे वो एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन मैसेजेस लेके जाते थे। अब ऐसा लगता नहीं है कि 1857 में कोई सेंट्रल प्लानिंग थी, लेकिन कुछ न कुछ बातचीत हो रही थी ऐसा लगता रहता है। जैसे कानपुर में रोज़ रात को पंचायत बैठती थी और उस पंचायत में ये तय किया जाता था कि अब युद्ध आगे कैसा लड़ा जाएगा। तो कुछ-कुछ अ, ऑर्गनाइज़ेशन था कुछ-कुछ कमांड था, लेकिन सेंट्रल कमांड नहीं था। अब देखते हैं कि नेता नेता कौन थे और उनके पीछे जाने वाले कौन थे। तो सबसे पहले काफ़ी सारे जो नेता हैं इनमें से जानबूझ के उन्होंने बगावत शुरू नहीं की। सो देखते हैं, तो सबसे पहले जब सिपाही दिल्ली पहुँचे, तो बहादुर शाह ज़फ़र ने उनसे मिले भी नहीं। लेकिन ये सिपाही ज़बरदस्ती महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र को मजबूर किया कि आप नेता बनें, तभी जाके वो नेता बने। उसके बाद नाना साहेब पेशवा, वो भी उस वक़्त पे लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन कानपुर में वो एक ही ऐसी व्यक्ति थी अ, जिनको नेता माना जा सकता था, जिनको लोग फ़ॉलो करेंगे, तो उसके कारण नाना साहेब पेशवा जो बाजीराव पेशवा महाराष्ट्र से आए थे उनके उत्तरदायी थे। तो वो उनके सक्सेसर थे, तो उसके कारण
उनको नेता बनाया गया। झांसी की रानी भी शुरुआत में उन्होंने बगावत नहीं की थी अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन जितने भी वहां पे बगावती थे झांसी के आसपास, उन्होंने झांसी की रानी को नेता बना दिया। और झांसी की रानी थी मर्दानी, तो उन्होंने नेतृत्व स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने पहल नहीं की थी। फिर एक मेरठ में एक फकीर थे, वो नेता बन गए। अवध में बिरजी कद्र जो वाजिद अली शाह के एक बेटे थे, उनको नेता बनाया गया। बड़ौत नाम की जगह है वेस्टर्न यूपी में, दिल्ली के आसपास। उन्होंने काफी सारे जो गांव के लोग थे उनका नेतृत्व किया। और सिंहभूम नाम की जगह है रांची के पास। वहां पे कोल जो आदिवासी हैं, उनके एक नेता थे गोनू नाम के, तो उन्होंने नेतृत्व किया। तो इसमें आप देख रहे हैं तस्वीरें रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब पेशवा, लेकिन ये बड़ी अजीब सी तस्वीर जो टेक्स्ट बुक में भी है, लेकिन ये लंदन में छपी थी। और नाना साहेब पेशवा किसी मुगल सुल्तान जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये शायद नाना साहेब पेशवा की तस्वीर नहीं है। तो ये स्केच लंदन में छपा था, लेकिन नाना साहेब पेशवा की तस्वीर करीब ऐसी दिखती है। तो ये नेता थे युद्ध के दौरान। अब देखते हैं कुछ कुछ नेताओं के बारे में ज्यादा जानकारी। जैसे शाहमल थे, वो बड़ौत में रहते थे। उसका अंग्रेजी स्पेलिंग है BAROUT, क्योंकि अंग्रेजी लोग वैसे स्पेलिंग करते हैं। और ये करीब दिल्ली से 55 किलोमीटर पे है। उन्होंने जितने जाट किसान थे, जो 84 देश या 84 गांव नाम की जगह में रहते थे, वहां पे किसानों को ऐसा लगा कि ब्रिटिश लोगों की जो लगान थी वो बहुत ज्यादा थी। और जब वो लगान नहीं दे पाते थे तो बाहर के जो ट्रेडर होते थे या साहूकार होते थे वो आके जमीन छीन लेते थे। इसके कारण बहुत अस्वस्थता थी। तो शाहमल ने ऐसे लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की और उन्होंने काफी सारे इन साहूकारों को भी लूटा। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे हमला किया, ब्रिजेस पे हमला किया, काफी सारे पुल तोड़े, रास्ते तोड़े जिससे अंग्रेजी फौजें ना पाए। और मेरठ और दिल्ली के बीच जितनी भी टेलीग्राफ से बातचीत हो रही थी वो काट दी। उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क भी बहुत अच्छा था। वो उनको जानकारी रहती थी कि क्या चल रहा है। लेकिन जुलाई 1857 में शाहमल मारे गए। तो ये थे शाहमल, ये एक नेता थे। दूसरे थे जो टेक्स्ट बुक में भी है, वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिनको डंका शाह कहते थे। तो इनका शिक्षण हैदराबाद में हुआ था। और 1856 में वो अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने जिहाद पुकारना शुरू कर दिया। वो एक पालखी में जाते थे, आगे डंका बजाने वाले लोग होते थे और पीछे उनके पीछे चलने वाले फॉलोअर्स होते थे। और हजारों लोग उनके पीछे जाते थे। और उसके कारण उनको डंका शाह भी कहा जाता था। जब वो लखनऊ पहुंचे तब उनको लखनऊ में प्रचार करने से रोक दिया गया और 1857 में उनको फैजाबाद में जेल हो गई। लेकिन उसके बाद जब 22वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने बगावत की तो उनको नेता चुना गया। उन्होंने हेनरी लॉरेंस को चिन्हट के युद्ध में हराया। लेकिन जून 5, 1858 को उनकी मौत हुई। और वो कैसे हुई कि शाहजहांपुर के पास पवाया नाम की जगह है उत्तर प्रदेश में, उसके राजा थे जगन्नाथ सिंह। उन्होंने इनको धोखे से उनका सर काट दिया अंग्रेजों को प्लीज करने के लिए। तो ऐसे भी किस्से हुए हैं। बहुत ही शूर थे ये डंका शाह। तो जो बगावती थे, जो भारतीय सिपाही थे, उनको चाहिए था क्या? तो एक तो पहले उनको चाहिए था सम्मान। वो चाहते थे कि अंग्रेज उनको सम्मान दें और अच्छी तरह से उनको ट्रीट करें। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने उनको बारबैरिक और अनग्रेटफुल कहा। काफी सारे जो बगावती थे वो लिख पढ़ नहीं पाते थे, इसलिए वो अपनी जो आइडियाज थे वो लोगों तक पहुंचा नहीं पाते थे। उन्होंने कुछ कुछ घोषणाएं और कुछ कुछ इश्तेहार प्रकाशित किए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अंग्रेजों ने जितने किए उतने ये नहीं कर पाए। लेकिन जो बगावती थे
उस वक्त पे ये बहुत हैरत की बात है, आज के ज़माने में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस टाइप के डिविजन्स हो गए हैं। लेकिन उस वक्त पे बगावतियों ने हिंदू या मुसलमान एकजुट होकर उस वक्त पे धर्म की सोची नहीं थी, वो अंग्रेज़ों को खदेड़ना चाहते थे। वो जितने भी सिंबल्स ऑफ ऑपरेशन थे जो अंग्रेज़ दबा रहे थे, उस दबाव के खिलाफ वो बगावत कर रहे थे और वो जो नेतृत्व की और लोग ढूँढ रहे थे कि जो अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ पावर कहते हैं, उनको ढूँढ रहे थे कि और कौन नेतृत्व कर सकता है अंग्रेज़ों के सिवा, उनको ढूँढ रहे थे। तो कुछ-कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं 1857 में अगस्त 25 1857 को एक उर्दू इश्तिहार निकाला गया घोषणा ये थे फिरोज शाह जो पोते थे बहादुर शाह के अब वो उर्दू अ, उर्दू वर्ज़न है वो अवेलेबल नहीं है, अब सिर्फ अंग्रेज़ी वर्ज़न है और ये पब्लिश हुई दिल्ली गज़ट में सितंबर 29, 1857 तो आज़मगढ़ पूर्वांचल में है लेकिन आप ये पढ़ेंगे आज़मगढ़ प्रोक्लेमेशन या इश्तिहार तो आप देखेंगे कि इसमें अ, हिंदू मुसलमान एकता पे कितनी अहमियत दी गई है। ये कहा गया कि हिंदू हो या मुसलमान इस फिरंगी हुकूमत के खिलाफ आप लड़ें और इसको उखाड़ फेंकें। उन्होंने ज़मींदारों या ताल्लुकदारों को ये कहा कि आपकी ज़मीनें गई हैं जितने भी ट्रेडर्स थे उनको कहा कि आपको बहुत उस आपके लगन लगाया जा रहा है। जितने पब्लिक सर्वेंट्स थे उनको कहा गया कि आपको जितना सम्मान मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। जितने काम करने वाले थे, जैसे बुनाई करने वाले ऐसे लोगों को कहा गया कि अंग्रेज़ों के कारण आपसे आप आपसे अपना काम छीना गया है और जितने पंडित और फ़कीर थे उनको ऐसा कहा गया कि आपका धर्म खतरे में है तो इसलिए आप ये धर्म युद्ध लड़ें। लेकिन हिंदू या मुसलमान के बीच एकता बनाए रखने के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रतीक है। आज भी किसी को देखना चाहिए कि 1857 में अ, हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर उन्होंने अंग्रेज़ों को चुनौती दी और यही अंग्रेज़ आज हिंदू और मुसलमानों के बीच अ, शक पैदा करके चले गए। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। आप ठीक से पढ़ें टेक्स्ट बुक में वो आज़मगढ़ इश्तिहार क्या बोलता है। अ, और उस वक़्त पे एकता की बहुत इंटरेस्टिंग अनुभव था। जितने भी मुसलमान राजा थे, उन्होंने हिंदुओं की सेंसिबिलिटीज़ या सेंटिमेंट्स को ख़ास समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हिंदू हो या मुसलमान अंग्रेज़ों के कारण दोनों को खतरा है। एंड ऐसे वक़्त पे हिंदू-मुसलमान एकता बहुत ही दिखाई दे रही थी सारी चीज़ों में। 1857 दिसंबर में अंग्रेज़ों ने 50,000 रुपए उस वक़्त पे बहुत बड़ी रकम होती थी। कोशिश की उतना खर्च करके कि हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाए वेस्टर्न यूपी में, लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। इतनी एकता थी उस वक़्त पे। तो आप अगेन दाईं तरफ देखेंगे तो सिपाही भी इस तरह सोचते थे कि भाई जो भी हो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना है, हमारा धर्म खतरे में है, हमारी सामाजिक व्यवस्था खतरे में है, इसके खिलाफ कुछ करना ज़रूरी है। अब अ, दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो अंग्रेज़ों ने दबाव डाला हुआ था, ऑपरेशन किया हुआ था, लोगों को दबाया जा रहा था। तो सबसे पहले सिपाही किसी भी फिरंगी नेतृत्व के खिलाफ थे। उन्होंने उन्होंने अंग्रेज़ों से वो जितने पर कब्ज़ा किया था जितने उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे या ट्रीटीज़ किए थे उनको उन्होंने तोड़ा। उन पे शक करने के लगे थे कि ये अंग्रेज़ ट्रस्ट के लायक नहीं है। काफ़ी सारे जिनके पास ज़मीनें थी, उनकी ज़मीनें छीन ली गईं, जो काम करने वाले थे उनका काम छीन लिया गया और हिंदू और मुसलमानों को लग रहा था कि उनका धर्म भी छीना जाने वाला है। तो इन सब के कारण इस दबाव के विरुद्ध वो लड़ रहे थे और उसके सिवाय वो अंग्रेज़ों के सिवाय किसी नेतृत्व को ढूँढ रहे थे। वो ये चाहते थे कि जो अंग्रेज़ों के पहले हुकूमत या व्यवस्था थी, उसको कैसे वापस ला सकते हैं। उसके लिए काफ़ी सारे संगठन के स्ट्रक्चर्स सेटअप किए गए। जो सेनाएँ थी उसमें चेन्स ऑफ कमांड कहते हैं वो सेटअप की गई
लेकिन ये सारी युद्ध के लिए बनाई गई थी और वो बहुत जल्दी-जल्दी बनाई गई, उसको बनाने में वक़्त नहीं मिला। उसके कारण जब अंग्रेज़ों ने हमला किया तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स थे, वो उस हल्ले को झेल नहीं पाए। तो जो पैटर्न था जो बगावत का या युद्ध का, तो वो तो पहले सबसे पहले सेंट्रल कमांड नहीं था। जो सब जगह युद्ध अलग-अलग जगह छिड़ा, अलग-अलग लोगों ने नेतृत्व किया, तो कोई सेंट्रल कमांड स्ट्रक्चर नहीं था। भारत भारत में पहली बार अब जब मैं ये पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच उस वक़्त कितनी एकता थी और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो सिपाही थे, उनको अपना धर्म बचाना था, लेकिन उनको एक-दूसरे के खिलाफ कोई घृणा नहीं थी और वो सिर्फ़ अंग्रेज़ी हुकूमत को हटाना चाहते थे। तो ये था स्वरूप उस युद्ध का। इसके साथ अब जो चौथा भाग है वो ख़त्म होता है। धन्यवाद।